नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिजनी गड्ढा के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक इकोनॉमिक्स का बेहद ही शानदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था की कैसी स्थिति थी, तो आइए हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव थी वो कब रखी गई। तो ब्रिटिश साम्राज्य की जो नींव थी वो 1757 ईस्वी के अंदर जो प्लासी की लड़ाई थी उसके अंदर रखी गई थी। भारत में ब्रिटिश शासन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उसके फीडर अर्थव्यवस्था के रूप में उपयोग करना था। अब बात करते हैं हम आगे कि अंत में 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद भारत ने 15 अगस्त 1947 को उनसे स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो 15 अगस्त 1947 को आप सबको पता ही है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्त की थी और लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद ये स्वतंत्रता प्राप्ति हमें हासिल हुई थी। औपनिवेशिक शासन की हम बात करें तो आगमन नियम से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषता थी। तो सबसे पहले जो विशेषता थी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और समृद्धिशील अर्थव्यवस्था है। अधिकांश लोगों के लिए जो आजीविका है वो कृषि से ही है दोस्तों, क्योंकि भारत की जो 80% जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। और आजीविका का जो मुख्य स्रोत थी यह कुल आबादी का लगभग 2/3 हिस्सा, तो हम बात करें लगभग 66% जो हिस्सा है वो कृषि पर डिपेंड करता है। और देख लेते हैं जैसे भारत में कपास और रेशम, वस्त्र, धातु और कीमती पत्थर काम आदि के क्षेत्र में अपने हस्तकला उद्योग के लिए भी जाना जाता है। तो भारत जो कपास है, जो रेशम वस्त्र है, धातु है और कीमती पत्थर जो काम है आदि के क्षेत्र में अपने हस्तकला उद्योग के लिए भी ये जाना जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं कि भारत में जो औपनिवेशिक सरकार, ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों का जो उद्देश्य था वह भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की तुलना में अपने स्वयं के आर्थिक हितों के संरक्षण और संवर्धन से अधिक था। अब बात कर ले जो उपनिवेशवाद है वो है क्या। तो दोस्तों, उपनिवेशवाद है जो दो देशों के बीच राजनीतिक और सामाजिक संबंधों की एक प्रणाली को संदर्भित करता है, जिनमें से एक शासक है और दूसरा इसका उपनिवेश। एक शासक है और दूसरा क्या है, इसका उपनिवेश। शासक देश का न केवल उपनिवेश पर राजनीतिक नियंत्रण होता है बल्कि वह प्रभुत्व वाले देश की आर्थिक नीतियों को भी निर्धारित करता है। आगे बात कर लेते हैं कि भारत के मामले में उपनिवेश भारत और शासक देश कौन था, ब्रिटेन के बीच असमान संबंध के परिणाम स्वरूप भारत का अविकसित विकास हुआ। अविकसित विकास का मतलब हुआ पर पूर्ण रूप से विकास से नहीं हो पाया, अविकसित विकास से हुआ। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय। किसी राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति का आएगा, वैसे तो एक पूर्ण रूप टॉपिक हम लेके आएंगे, पर थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे ले लेते हैं कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय क्या है। देखो, किसी राष्ट्र की जो आर्थिक स्थिति है, उसका अंदाज़ा उसकी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों से लगाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं कि जैसे दादा भाई नौरोजी है, विलियम डिग्बी है, फिडले सिरास है, VKRV है जैसे विशेषज्ञों द्वारा कुछ व्यक्तिगत प्रयास राष्ट्रीय आय के अनुमान के प्रयास किए गए। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आय का अनुमानों के प्रयास कौन से लेखक के द्वारा किया गया। तो दादा भाई नौरोजी है, विलियम डिग्बी है, फिडले सिरास है, VKRV जैसे विशेषज्ञ राष्ट्रीय आय के अनुमान में प्रयास किया। अब बात कर लेते हैं 20वीं सदी की पहली 6 माह के दौरान कुल वास्तविक उत्पादन में देश की वृद्धि 2% से कम थी और प्रति वर्ष व्यक्ति उत्पादन में केवल 0.5% की वृद्धि हुई। आगे बात करते हैं कृषि क्षेत्र। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की अर्थव्यवस्था का स्वरूप ग्रामीण और कृषि प्रधान था। तो ये भी क्वेश्चन निकल के आ रहा है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक था उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था का स्वरूप था वह कैसा था। तो ग्रामीण और कृषि प्रधान था। देश की लगभग 85% आबादी ज़्यादातर आपको पता है गाँव में रहती है और कृषि से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका प्राप्त करती है। आजीविका का मतलब है कि जो जीने का जो रोजगार है वो कृषि पे ही निर्भर है।
आबादी के इतने बड़े हिस्से के कृषि में लगे होने के बावजूद देश के खाद्यान्न और उद्योगों के लिए कच्चे माल के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। कृषि क्षेत्र में ठहराव निम्नलिखित कारणों से हुआ। किस किस कारणों से? तो सबसे पहले बात करते हैं भूमि बंदोबस्त प्रणाली। अब क्या होती है भूमि बंदोबस्त प्रणाली? तो आइए जानकारी लेते हैं। भूमि बंदोबस्त प्रणाली, इस प्रणाली के तहत कृषि क्षेत्र से अर्जित लाभ लगान के रूप में जमींदारों को दिया जाता था। कृषि से जो लाभ अर्जित होता था वह लाभ जमींदारों को देता था। और किस रूप में? भूमि बंदोबस्त प्रणाली के रूप में कृषि क्षेत्र से जो अर्जित लाभ होता था वो देता था। आगे बात कर लेते हैं कृषि का व्यवसायीकरण। कृषि के व्यवसायीकरण का अर्थ है स्वयं के उपभोग के लिए नहीं बल्कि बाजार में बिक्री के लिए फसलों का उत्पादन। स्वयं के उपभोग का मतलब है खुद के यूज के लिए न होकर बाजार में बिक्री के लिए उपयोग होता था, फसलों का उत्पादन होता था। ब्रिटिश शासन के दौरान किसानों को नकदी फसल जैसे कपास है, जूट है के उत्पादन के लिए उच्च कीमतें दी गई थी ताकि ऐसी फसलों को ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। इस प्रकार ब्रिटिश शासन ने फसलों को खाद्य फसलों से नकदी फसलों में स्थानांतरित करने को बढ़ावा दिया। कृषि के व्यवसायीकरण के परिणाम स्वरूप अकाल पड़ा। अब बात कर ले हैं उत्पादकता का निम्न स्तर। तो देखिए प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर, सिंचाई सुविधाओं की कमी और उर्वरकों के नगण्य उपयोग के परिणाम स्वरूप उत्पादकता का स्तर कम हो गया। विभाजन का प्रतिकूल प्रभाव, अविभाजित देश की अत्यधिक सिंचित और उपजाऊ भूमि का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को चला गया। लगभग पूरा जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब बांग्लादेश का हिस्सा बन गया है, भारत का जूट का सामान का जो उद्योग है जिसने अब तक विश्व एकाधिकार का आनंद लिया था, कच्चे माल की कमी के कारण भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है या उठाना पड़ा है। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र ब्रिटिश शासन के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की खराब स्थिति थी, वो किस कारण हुई तो देख लेते हैं हम। सबसे पहले बात कर लेते हैं विऔद्योगिकरण। हस्तकला उद्योग का पतन। विऔद्योगिकरण के पीछे ब्रिटिश शासन का प्राथमिक उद्देश्य दो थे। कौन कौन से? सबसे पहला उद्देश्य था सस्ते दरों पर भारत से कच्चा माल प्राप्त करने के लिए और भारतीय बाजार में ब्रिटिश उद्योगों को तैयार उत्पादों को उच्च दाम पर बेचना। क्या? सस्ते दाम पर भारत को कच्चा माल प्राप्त करने के लिए, और दूसरा भारतीय बाजार में ब्रिटिश उद्योगों को तैयार उत्पादों को ऊंचे दामों में बेचना। अब बात कर लेते हैं हस्तकला उद्योग की गिरावट के प्रतिकूल प्रभाव। तो क्या क्या थे प्रतिकूल प्रभाव? हस्तकला उद्योग की गिरावट ने भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित तरीकों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। सबसे पहला बेरोजगारी का उच्च स्तर, दूसरा तैयार माल का आयात, तीसरा पूंजीगत वस्तु उद्योगों की कमी, और चौथा है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कम योगदान, सार्वजनिक क्षेत्र की सीमित भूमिका, विदेशी व्यापार। तो पहला क्या था? बेरोजगारी का उच्च स्तर, बेरोजगारी का स्तर है जो हाई हो गया, लेवल हाई हो गया। दूसरा तैयार माल का आयात, तीसरा पूंजीगत वस्तु उद्योगों की कमी, और चौथा हमने क्या बताया? जीडीपी में कम योगदान, और सार्वजनिक क्षेत्र की जो भूमिका थी वो लिमिटेड कर दी है, सीमित कर दी गई विदेशी व्यापार के अंदर। आगे बात करते हैं ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के विदेशी व्यापार की स्थिति निम्न थी। प्राथमिक उत्पादों का निर्यातक और तैयार माल का आयातक। भारत कच्चे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील, जूट आदि जैसे प्राथमिक उत्पादों का निर्यातक बन गया और तैयार उपभोक्ता वस्तुओं जैसे कपास है, रेशम है, ऊनी कपड़ों का आयातक बन गया। ब्रिटिश शासन का एकाधिकार नियंत्रण। भारत 1/2 अधिक विदेशी व्यापार ब्रिटेन तक ही सीमित था, जबकि शेष को चीन है, श्रीलंका है, ईरान है जैसे कुछ अन्य देशों के साथ अनुमति दी गई। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय धन की निकासी। तो ब्रिटिश शासन के तहत भारत के पास भारी निर्यात अधिशेष था, हालांकि निर्यात अधिशेष का उपयोग किया गया था। ब्रिटेन में औपनिवेशिक सरकार द्वारा स्थापित एक कार्यालय द्वारा किए गए खर्चों का भुगतान करने के लिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा लड़े गए युद्ध पर खर्चों को पूरा करने के लिए, अदृश्य वस्तुओं का आयात करना जैसे सेवा, जनसंख्या की स्थिति। पहली अब बात कर लेते हैं जनसंख्या की स्थिति की। तो पहली आधिकारिक जो जनगणना हुई थी ना,
वो दोस्तों वर्ष 1881 में आयोजित की गई थी और 1881 के बाद से हर 10 साल के बाद जनगणना का कार्य किया जाने लगा। अब देखो, जनगणना के अंदर 1921 का जो वर्ष था ना, तो वो महाविभाजन का वर्ष। औपनिवेशिक शासन के दौरान निम्नलिखित जो जनसंख्या की स्थिति थी, वो हम बात कर लें बिंदुओं पर कौन कौन सी थी। तो जो महाविभाजन का जो वर्ष था, सबसे पहले ये सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि महाविभाजन का वर्ष कौन सा था। 1921 था। प्रत्येक 10 वर्षों में जो है जनगणना की जाती है और सबसे पहले कब हुई थी, तो 1881 के बाद। उच्च जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्रमशः लगभग 48 और 40 प्रति हजार पर बहुत अधिक थी। अत्यंत निम्न साक्षरता दर, समग्र साक्षरता स्तर पर 16% से कम था। खराब स्वास्थ्य सुविधाएं, उच्च शिशु मृत्यु दर काफ़ी खतरनाक थी। 2011 में शिशु मृत्यु दर 44 प्रति हजार के विपरीत लगभग 218 प्रति हजार थी। कम जीवन प्रत्याशा भी बहुत कम थी और 32 वर्ष, जबकि 2011 में जो जीवन प्रत्याशा थी वह 65.5 वर्ष थी। और व्यापक गरीबी, बुनियादी ढांचा की हम बात करें तो ब्रिटिश शासन के दौरान बुनियादी सुविधाएं बहुत खराब थी। ब्रिटिश शासन से विरासत में मिली अवसंरचनात्मक स्थिति की चर्चा कर लेते हैं हम। सबसे पहले सड़कें। जिन सड़कों का निर्माण किया गया था वे सेना को जुटाने, कच्चे माल को स्थानांतरित करने के हितों का मुख्य रूप था पूरा करती थी। रेलवे, ब्रिटिश शासन का सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान था वो 1850 में भारत में रेलवे की शुरुआत करना था। तो ये भी क्वेश्चन निकल के आ रहा है, आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश शासन के समय कब रेलवे की शुरुआत की गई, तो दोस्तों 1850 के अंदर। रेलवे ने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना के दो महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित किया। पहला, रेलवे ने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया और इसने भौगोलिक और सांस्कृतिक बांधों को तो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया। इसने भारतीय कृषि को व्यवसायीकरण को बढ़ावा, जिसने भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तुलनात्मक आत्मनिर्भरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वायु और जल परिवहन, ब्रिटिश सरकार ने जल और वायु परिवहन के विकास के लिए उपाय किए, हालांकि उनका विकास संतोषजनक नहीं था। किसका? वायु और जल परिवहन का। संचार, भारत में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ की महंगी प्रणाली की शुरुआत में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य को पूरा किया। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो आप मुझे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट करके मुझे बताइए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ आप ऐसे ही बने रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।